वेव्स के बारे में बता दिया था और फाइनली ये बता दिया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति की बात चल रही थी। और आपसे मैंने कहा कि जो लाइट है ना वो आपके पास दो फॉर्मों में आ सकती है, या तो लाइट आपके पास वेव फॉर्म में आएगी या लाइट पार्टिकल फॉर्म में आएगी। जब वो वेव फॉर्म में आती है ना लाइट, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि एनर्जी का आपस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन जब पार्टिकल फॉर्म में आती है एनर्जी, भाई कुछ नहीं है, लाइट एनर्जी तो है, उस एनर्जी का आपके पास आने के दो तरीके, एक तो वो वेव फॉर्म में आती है और एक पार्टिकल फॉर्म में आती है। और जब वो वेव फॉर्म में आती है ना, तब तो एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन जब पार्टिकल फॉर्म में आती है तो एनर्जी का क्या नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। फिर मैंने आपसे कहा था ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती है, इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता होगा, तभी आप किसी का नाम कॉस्मिक किरणें रख देते हो, कभी किसी का नाम गामा किरणें रख देते हो, कभी किसी का नाम एक्स किरणें रख देते हो, कभी किसी का नाम यूवी किरणें रख देते हो। तो कहीं ना कहीं इन किरणों की तरंगदैर्घ्य में अंतर है, या कहीं ना कहीं इन विकिरणों की आवृत्ति में अंतर। इस बेसिस के आधार पर इन तरंगों को बांटा गया है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले हेडिंग जो हमारे काम की है वो कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में पहला पॉइंट लिखें, नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगों पे पहला पॉइंट लिखें, इन तरंगों के संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ध्वनि तरंग है, अपन को पता है कि अगर अपन चंद्रमा पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां माध्यम नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता है। और कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो तरंगें क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती। समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखें, ये प्रकाश के वेग से गतिमान होती है, ये प्रकाश के वेग से गतिमान होती है, ये प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रकाश के वेग से चलती है। आप सब जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे यू चल रही है, यू ऐसे तरंग यू चल रही है, तो इस तरंग के लंबत इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। भाई नाम से ही पता चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका मतलब ये तरंगें ऐसी होती है कि इन जब ये तरंगें चलती हैं तो जब ये तरंगें चलती हैं या इन तरंगों के साथ विद्युत क्षेत्र भी जुड़ा रहता है और साथ में कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी जुड़ा होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में सर आपको बताएंगे कि अगर कोई आवेश ऐसा है त्वरित है, अगर कोई आवेश ऐसा है त्वरित है, तो उसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। यहां इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इन तरंगों के संचरण, मान लीजिए अगर ये तरंग यू चल रही है तो इसके लंबत, इस तरंग के लंबत, इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र, और क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो तीसरा पॉइंट लिखो, इन तरंगों के लंबत, इन तरंगों के लंबत, इन तरंगों के संचरण के लंबत, इन तरंगों के संचरण के लंबत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इन तरंगों के संचरण के लंबत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अब अपना तो मेन ध्येय यह है कि साहब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और तो अपन को क्या लेना देना। तो आपसे क्या है, कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे मैं बोल रहा हूं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको याद रखनी। ये याद रखना है कि किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और किसकी तरंगदैर्घ्य कम है। अब तक आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, वो यही क्वेश्चन पूछा है। अब मैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहली है कॉस्मिक किरण, कैसे कबूतर और कैसे ही चालू हो रही है कॉस्मिक किरण। सेकंड नंबर पर आ रही है गामा किरण, गामा किरण। फर्स्ट नंबर पे आ रही है कौन, कॉस्मिक किरण। सेकंड नंबर पे कौन आ रही है, गामा किरण। थर्ड नंबर पर आ रही है एक्स किरण, एक्स किरण।
फोर्थ नंबर पे आ रही है यूवी किरणें, यूवी रेस, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र की किरण तरंगे, यूवी रेस, फिर दृश्य क्षेत्र की तरंगे, फिर अवरक्त तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, और फिर आपकी रेडियो तरंग। ये वाली जो चीज है वो आरपीएससी की सबसे ज्यादा 15 और 18 के अंदर ये वाली चीज आरपीएससी की सबसे ज्यादा पसंद थी। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। 2015 और 18 के अंदर आरपीएससी को ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत पसंद थी। समझ में आई बात? वो आपसे क्या करता है कि कोई सी भी 4 तरंगे दे देता है और पूछता है इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर। पूछ लेता है कि इनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, पूछ लेता है इनमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है। तो समझ में आ गया होगा, जब हम यू से यू जाते हैं तो लैम्डा बढ़ती। एक बार आरपीएससी 2011 में सबसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। दे दिया कास्मिक किरण, दे दी एक्स किरण, दे दी गामा किरण और दे दी रेडियो तरंग। तो आंसर क्या गया, रेडियो तरंग। समझ में आया? पीछे 2015 में जब आरपीएससी ने पूछा तो ऐसे क्वेश्चन पूछा, एक्स किरण, गामा किरण और यूवी, एक्स किरण, गामा किरण और दृश्य तरंग, इनकी तरंग दैर्ध्य क्रम से ए बी सी है, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तरंग दैर्ध्य के। तो समझ में आ गया होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य कास्मिक किरण की। भाई हमने इनके अलग अलग नाम दिए तो कोई कारण तो होगा, तो अंतर किस बात का है, इनकी तरंग दैर्ध्य का। किसी की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और किसी की तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। आप ऐसे सोच सकते हैं, कल भी मैंने बताया था, ऐसे सोच सकते हैं कि कास्मिक रेज ये है, इनकी लैम्डा इतनी, जबकि जो रेडियो तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी या बहुत ज्यादा है, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा। डिफरेंस है समझ? तो इनके लैम्डा का अंतर है। तो आपको क्या याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या कबूतर से चालू होगा, लास्ट में रेडियो तरंग तक जाता है। थर्ड नंबर पे एक्स किरण है, सेकंड नंबर पर गामा किरण। कॉस्मिक किरण, गामा किरण, एक्स किरण है, ये तो याद ही हो जाती है, यूवी, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म तरंगे, और लास्ट में रेडियो तरंग। ये इनकी लैम्डा का बढ़ता क्रम है और आप कह सकते हैं आवृत्ति का घटता क्रम। लैम्डा यू बढ़ती है और आवृत्ति यू बढ़ती है। समझ में आई बात? आपसे पूछ लिया जाए किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, कास्मिक किरण। ऐसा पूछ लिया जाए सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो तरंग। क्यों? क्योंकि कल ही हमने बात कर ली कि न्यू और लैम्डा एक दूसरे की हमेशा क्या चलता है, इनवर्स। समझ में आ गया होगा। तो आरपीएससी ने जो अब तक हमसे विद्युत चुंबकीय तरंग पर क्वेश्चन पूछा, वो यही क्वेश्चन पूछा है, और ये आपको ऑर्डर दिमाग में रहना चाहिए। कास्मिक किरणें, देन गामा किरण, देन एक्स किरण, देन यूवी, देन दृश्य, देन अवरक्त, फिर सूक्ष्म और फिर रेडियो तरंग। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। मेरे हिसाब से आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्रकाश की जो पहली प्रकृति है, तरंगीय प्रकृति, उसको समझाने का यही कारण था कि हमसे एग्जामिनर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे पूछता। आगे बढ़े समझ में। अब अगली हेडिंग डालो, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को अगर आपको समझना है तो इसका सीधा सा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो। कई बार देखा, बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है तो हेलीकॉप्टर वाले क्या करता है, खाने के टिफिन डालता है जहां बाढ़ पीड़ित होती है। बस ये कि मैक्स प्लांक का कहना। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। ब्लैक बॉडी काली कृष्णिका, काली कृष्णिका का मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने किसी लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया, वो लाल हो गया बिल्कुल, और उसके बाद वो विकिरणें उत्सर्जित करता है।
करता नहीं करता, रेडिएशन निकलती है उसमें से, तो वो ब्लैक बॉडी एक तरह से मान सकते हो। तो वो ये कहता है कि मैक्स प्लैंक कहता है कि किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता। जैसे ये आपको एनर्जी जो दे रहा है ना, ये लाइट एनर्जी भी आपके पास आ रही है ना, तो ये लगातार नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे आपके पास क्या आते हैं, पैकेट्स आते हैं। सुना होगा उन ऊर्जा के बंडलों को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। बाढ़ आ गई यहाँ पर, हेलीकॉप्टर वाला घूम रहा है, क्वांटा या फोटोन डाल रहा है। क्या डाल रहा है, क्वांटा या फोटोन। क्वांटा या फोटोन, फोटोन का मतलब एनर्जी से है। जब क्या होता है, लाइट के रेस्पेक्ट में बात होती है तो हमेशा फोटोन शब्द आता है। अपने बॉटनी में भी आता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जब भी लाइट की बात आती है तो हमेशा फोटोन की बात आती है। वो ये कहता है कि किसी भी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता, यानी वो पूरी की पूरी सब्जी नीचे नहीं लगातार नहीं फेंकता, बल्कि वो ऊर्जा के क्या फेंकता है, आपके पास बंडल फेंकता है। तो यही मैक्स प्लैंक का क्या है, क्वांटम सिद्धांत। तो लिखा है किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता। किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इन ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन बनेगा इस पर, वो यही बनता है, ऊर्जा के बंडल कहलाते हैं। बंडल ऑफ एनर्जी इज नॉन एज, तो ऊर्जा के बंडलों को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट अगले पैराग्राफ से, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो सबने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। वो ये कहता है कि फोटोन की जो ऊर्जा है, यानी आप ऐसे सोचेंगे कि जो हेलीकॉप्टर वाला खाने के टिफिन डाल रहा है, वो एक एक बंडल फोटोन है, और उस फोटोन की जो ऊर्जा है, उस बंडल में कितनी ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आवृत्ति के ऊपर। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यू के। और आप सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब अपन समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं या बराबर लगाते हैं, तो सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है, एच। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है? तो लिखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, ई बराबर एच। यहां एच को एक पर्टिकुलर चीज बोलते हैं, सुना है कभी? कौन सा नियतांक? अरे नाम सुना है कि कभी? प्लांक नियतांक। इस एच का नाम क्या होता है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक कई बार जैसे केबीएस वगैरह के अंदर क्या है, कई बार प्लांक नियतांक की यूनिट पूछ ली कि साहब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है प्लांक नियतांक की। तो देखो आपको पता है ई बराबर एच न्यू। आवृत्ति कल मैंने बताया था, आवृत्ति अगर आपने पढ़ा हो 1/T, तो टी इधर चला जाएगा। समझ में आई बात? वापिस समझे, ई बराबर एच न्यू आ रहा है समझ में? आवृत्ति क्या होती है, 1/T, टी को इधर ले आओ। एनर्जी हुई जूल में और टाइम हुआ सेकंड में, तो इसीलिए एच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल सेकंड। आ रहा है समझ में? अब कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो पहला है ई बराबर एच न्यू। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब मुझसे पूछा जाए एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। तो हमसे पूछा जाए एक फोटोन की ऊर्जा, तो आप फॉर्मूला क्या कहोगे, ई बराबर क्या होता है, एच, एक फोटोन की ऊर्जा। अगर मान लीजिए वो कहे एन फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, एन यानी मान लो 50 फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, तो सीधी सी बात है आपको इसको किससे गुना करना पड़ेगा,
n से, E बराबर NH। समझ में आ रहा भाई? एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू, और 50 फोटोन की ऊर्जा निकालनी हो तो उसको किससे गुना करोगे? 50 से। अगर वो मुझसे कहे एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल का मतलब होता है आवेगरादु संख्या। सुना है कभी? अरे सुना है क्या? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मुझसे एक मोल फोटोन की ऊर्जा पूछता है वो, तो इसका मतलब यह है कि जो ये n है ये आवेगरादु संख्या के बराबर है, यानी आवेगरादु संख्या के बराबर जो फोटोन है उनकी ऊर्जा मुझे निकालनी है। तो ये यहाँ पर n की जगह क्या लग जाएगा? Na को क्या बोलते हैं? आवेगरादु संख्या। इतना हमसे नहीं पूछा जाता, लेकिन हल्का सा आइडिया आपको आना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। एक फोटोन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है E बराबर h न्यू। अगर वो मुझसे कहे 50 फोटोन की ऊर्जा निकालो तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो कहे एक मोल फोटोन की ऊर्जा निकालो तो इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा, उसने बताया कि ऊर्जा के बंडल कहलाते हैं। तो हमें पता है ऊर्जा के बंडलों को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। अब E बराबर h न्यू, और कल ही हमने पढ़ा था जो आवृत्ति होती है न्यू, ये बराबर होती है C अपॉन लैम्डा। पढ़ा था ना कल? न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? E बराबर HC अपॉन, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर h न्यू, या आप लिख सकते हो क्योंकि न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? E बराबर HC अपॉन लैम्डा। आई बात समझ? कल हमने एक बात और पढ़ी थी कि 1 अपॉन लैम्डा तरंग दैर्ध्य का उल्टा तरंग संख्या कहलाता है, न्यू बार। तो हम इस 1 अपॉन लैम्डा, इस 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? न्यू बार। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये और बन गया, E बराबर HC न्यू बार। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? अब देखो, न्यूमेरिकल करते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा? जैसे आपसे कहेगा इस फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और बाकायदा उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य दे रखी होगी कि तरंग दैर्ध्य इतनी है। अब आपसे सीधा कहेगा इस फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है E बराबर HC अपॉन लैम्डा। अब हमें ऑप्शनों में ये देखना पड़ेगा कि ऊर्जा जो हमें निकालनी है वो किस में निकालनी है। ऊर्जा जनरली हमारे पास दो ही क्षेत्रों में निकाली जाएगी, या तो जूल में या अर्ग में। अगर ऊर्जा हमारे से कह रहा है कि जूल में निकालो, तो जूल होती है MKS पद्धति। कौन सी होती है? MKS। तो उस समय हमें H का जो मान रखना होगा न्यूमेरिकल करते समय, वो रखना होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। H का जो मान है वो जूल के अंदर कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आया समझ में? ये MKS पद्धति में होती है, एनर्जी की यूनिट जूल। समझ में आई बात? जब न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान रखना है ये वेग है, वेग है, वेग होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। पता होगा दूरी बटे समय। तो MKS पद्धति के अंदर मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस वेग बराबर पता है दूरी बटे समय होता है? पता नहीं पता? तो जब हमारे को आंसर जूल में निकालना है तो उस समय H का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और ये जो वेग है ये हमें किस में लेना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और जो तरंग दैर्ध्य है वो हमें मीटर में लेनी पड़ेगी। कल हमने कहा था तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। एक यूनिट और होती है एनर्जी की, वो होती है अर्ग। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। जैसे आप 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, नहीं होता? किलोग्राम तो MKS पद्धति है, लेकिन जो ग्राम है वो CGS पद्धति है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से एनर्जी को जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं,
और अर्ग में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब जूल को अर्ग में बदलना होता है तो 1 जूल किसके बराबर, 10 की घात 7 अर्ग। यानी यहाँ जूल की जगह आप क्या लगा दोगे, 10 की घात 7 अर्ग। तो ये जी जूल की जगह किस में बदल जाएगी, अर्ग में। और अर्ग में इसका जो मान होता है वो कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। समझ में आया। यहाँ 10 की घात 7 अर्ग लगाओगे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। अब हमारी ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें आंसर यहाँ पर अर्ग में पूछ रहा है तो h का मान भी अर्ग सेकंड में आएगा। और ये जो वेग है ये मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये जो लैम्डा लगेगी ये मीटर में लगेगी या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लगेगी। थोड़ा सा यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर यूनिट है वही राइट हैंड साइड पर रखनी पड़ती है। अगर यहाँ एमकेएस पद्धति है तो यहाँ भी सारी एमकेएस पद्धति ही लगेगी। यहाँ अगर सीजीएस पद्धति है तो यहाँ भी सीजीएस पद्धति ही लगेगी। अगर एनर्जी को हम जूल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एच का मान ये लगाना पड़ेगा, सी का मान मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, लैम्डा मीटर में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही चीज अर्ग में है तो हमें यहाँ अर्ग में लेना पड़ेगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी, और लैम्डा भी हमें किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग, ई बराबर SC/लैम्डा। आगे समझ में। नेक्स्ट उतार लिया तो बेटा। अब इस पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आरपीएससी अब तक पूछ चुकी है वो फिजिक्स के अंदर पूछा था कि एच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एच की यूनिट। तो समझ में आ गया होगा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल सेकंड। आई बस में बता लिया बेटा। अगला स्टार डाल के लिखें, 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। दो फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, आपसे कहता है एक फोटोन तो यह है और एक फोटोन यह है। पूछे किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी कम है, समझ में आ रही बात। तो 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, एक फोटोन की ऊर्जा तो है E1 और दूसरे फोटोन की ऊर्जा कितनी मान ली, E2। मान लीजिए इस फोटोन की ऊर्जा तो E1 और इसकी क्या है, E2। E1 बराबर हम लगाएंगे hc/λ1, क्योंकि E क्या होता है, hc/λ होता है। h कांस्टेंट है, c भी क्या है, कांस्टेंट। hc यहाँ पर प्रकाश का वेग है, क्योंकि फोटोन का मतलब ही लाइट के रेस्पेक्ट में होता है, और लाइट का वेग आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸। तो E1 बराबर क्या लगेगा, hc/λ1। समझ में आ रहा है। दूसरे फोटोन की अगर ऊर्जा निकालोगे तो क्या लगेगा, यहां लगाओगे hc और यहां क्या लगाओगे, λ2। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली चीज से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है, एक फोटोन की ऊर्जा E1 है और दूसरे फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो E1/E2 किसके बराबर होगा, λ2 किसके, λ1। इस पर आरपीएससी न्यूमेरिकल पूछ चुकी है जो मैं बता रहा हूं। किन्हीं 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना। तो आपसे आरपीएससी ने पूछा, फॉर्मूला क्या लगेगा, λ2 क्या, λ1। E1/E2 बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, λ2 क्या लगेगा, λ1। बोलो, लिखिए क्वेश्चन। यदि 2 फोटोन की, सुनिए ऐसे लिखे, यदि हटाए 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है 2 फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा जिनकी तरंग दैर्ध्य क्रम से 2000 व 4000 एंगस्ट्रॉम।
दो फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा जिनकी तरंगदैर्ध्य क्रम से 2000 व 4000 एंगस्ट्रॉम है। समझ में आया? मुझसे पूछ रहा है। वैसे भी आप सोच सकते हैं किस फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी, उसी फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी जिसकी लैम्डा कम होती है, क्योंकि ई और लैम्डा एक दूसरे के क्या चलता है, इनवर्स चलता है। दो फोटोन की ऊर्जाओं का मतलब E1 अपॉन E2 पूछा जा रहा है, तो E1 अपॉन E2 बराबर पहले फोटोन की तरंगदैर्ध्य तो बोलो कितने एंगस्ट्रॉम है, पहले वाले फोटोन की तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे वाले की कितनी है 4। तो समझ में आ गया होगा E1 बराबर किसके 2। आया समझ में? इसको इधर करती है ना मल्टीप्लाई। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो अपन इस तरह से करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों तीनों जो बातें हमने डिस्कस की वो अपने दिमाग में बैठ गई होगी। क्या सबसे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की है। हमसे आरपीएससी यही पूछेगी कि आपको 4-5 विद्युत चुंबकीय तरंगे दे देगी और पूछेगी कि इनका तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है किसका कम है। याद रखना है कबूतर से चालू होगा रेडियो पर जाएगा, ठीक है। लैम्डा का बढ़ता क्रम है, जिसका लैम्डा ज्यादा है उसकी आवृत्ति सबसे कम। कई बार आरपीएससी इस तरह से फिजिक्स में पूछ चुकी निम्न में से आवृत्ति निम्नतम किसकी है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी लैम्डा ज्यादा है, और हमें समझ में आ गया कि इन सबकी तरंग दैर्ध्य में कहीं ना कहीं अंतर है, इनकी आवृत्ति में कहीं ना कहीं अंतर। उसके बाद हमने बात की मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। खुद ही सोच सकते हैं मैक्स प्लांक ये कहता है कि जो एनर्जी है ना, ये जो लाइट एनर्जी है, ये भी तुम्हारे पास लगातार नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं। कि किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत होता। कहने का मतलब किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और वो जो ऊर्जा का बंडल है वो क्वांटा या क्या कहलाता है, फोटोन। और उस फोटोन की जो ऊर्जा है उसको निकालने का फॉर्मूला E बराबर क्या है, h। अगर एक फोटोन की ऊर्जा पूछे तो h न्यू, n फोटोन की ऊर्जा पूछे तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आवेगरादो संख्या से पूछे तो इसको आवेगरादो संख्या से मल्टीप्लाई होगा। h हमारा प्लांक नियतांक होता है जिसकी यूनिट जूल सेकंड है। इसका मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड भी हो सकता है, और 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड भी हो सकता है। वो डिपेंड इस बात पर करेगा हमसे एनर्जी किस टर्म में पूछी जा रही है, क्या एनर्जी जूल के रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है या एनर्जी अर्ग के रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है। और दो फोटोन की ऊर्जाओं के अनुपात निकालने को आरपीएससी पूछ चुकी है, तो फॉर्मूला E1 अपॉन E2 बराबर क्या है, λ2 अपॉन λ। मेरे हिसाब से आपके मैक्स प्लांक की बात भी पूरी दिमाग में आ गई होगी। नेक्स्ट आप अगली हेडिंग डालेंगे, लिखा है नील्स बोर का मॉडल। सुना होगा नील्स बोर का मॉडल, ये तो 9वीं 10वीं में खूब आते हैं नील्स बोर का मॉडल। पढ़ा है बेटा नील्स बोर का मॉडल, सुना है कभी? है ना, नील्स बोर का मॉडल। देखिए बातें हैं, कोई कहता है कि साहब ये ऐसा है, कोई कहता है परमाणु ऐसा है, लेकिन ये सब पुराने मॉडल है, फर्जी मॉडल। आजकल ये मॉडल चलते ही नहीं। आजकल तो मैंने कहा ना परमाणु के आधुनिक मॉडल्स आ गए, तो जिसे आपने कभी सुना हो क्वांटम मैकेनिक्स, वो आ गई। आजकल है, आजकल बिल्कुल अलग चीज है। ये तो पुराने मॉडल है कि ऐसा कभी परमाणु हुआ करता हो। तो नील्स बोर का मॉडल में पहला पॉइंट लिखे, यह मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों के लिए लागू होता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अंडरलाइन। यह मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों के लिए लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों के लिए लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बात समझ में आई? ये मॉडल
जो नील्स बोर है ये मान के चलता है, ये जो मॉडल है वो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है। वो ये मान के चलता है ये मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों पर लागू होगा जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परमाणु की बात करें तो ये केवल हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है मॉडल, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो उसमें प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। परमाणु की बात करें तो केवल ये हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है, शेष या आयनों पर ही लागू होता है। तो जब भी नील्स बोर का क्वेश्चन आएगा तो या तो वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा हाइड्रोजन परमाणु, या वो आपसे देगा आयंस। कैसे कहेगा आयंस के मतलब He+, आप समझ जाओगे। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो एक रह गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन नील्स बोर के मॉडल पर यही बनता है कि नील्स बोर का मॉडल निम्न में से कहां लागू हो। तो आपको 4 अलग अलग आयंस दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ये मॉडल एप्लीकेबल होता है केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। समझ में आ गई बात? लिख ले। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? अब लिखें इसकी अवधारणा, क्या क्या बातें कहता है। अवधारणा, अब ये क्या क्या बातें करता है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। पहली बात ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और जब ये जैसे इस कक्षा में घूम रहा है, मान लीजिए इसी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और जब ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इस दौरान इसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। मान लीजिए इस समय इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब तक ये इस कक्षा में घूमता रहेगा तब तक इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनी रहेगी। तो वो पहला पॉइंट ये कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इस दौरान किसी भी तरह की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इन्हें हम स्थिर ऊर्जा कक्ष कहेंगे। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट लिखें, अवधारणा नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इस दौरान किसी भी तरह की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इस दौरान किसी भी तरह की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अर्थात प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्थिर होती है, जिन्हें स्थिर ऊर्जा कक्ष कहते हैं। समझना वापस क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहता है, जैसे मान लीजिए वो ये कहता है ये नाभिक है और इसके चारों ओर खूब सारी इस तरह से कक्षाएं। जैसे अपन हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में घूम रहा है ना, तो इसकी ऊर्जा अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो कितनी बनी रहेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनी रहेगी। अगर मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में ना होके दूसरी कक्षा में होता और यहां घूम रहा होता, और मान लीजिए अगर इसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितनी ऊर्जा बनी रहती है इसकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनी रहती। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस दौरान ये किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं करता है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्थिर होती है,
जिन्हें स्थिर ऊर्जा कक्ष कहते हैं। फिर लिखें जिन्हें जिन्हें के एल एम एन डैश 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 आदि से व्यक्त करते हैं, जिन्हें के एल एम एन आदि से व्यक्त करते हैं। समझ में आया क्या मतलब है? जैसे एक तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है, ये पहली कक्षा नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कक्षा है। तुमने कक्षा सुनी होगी, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, बस वही। इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं पहली कक्षा में घूम रहा है, वो क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन के कोश में घूम रहा है, बात एक ही। आपने कहा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है, वो क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में घूम रहा है? एल कोश में। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूम रहा है, वो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है? एम कोश में। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में घूम रहा है, वो क्या कह रहा है? एन कोश में। समझ में आ गई बात? तो एक ही है, आप चाहे पापा बोल लो चाहे डैडी बोल लो। समझ में आ गई बात? तो बस बात यहां भी यही है कि आप तो कह रहे हो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, आजकल बोलने लगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो बोल रहा है के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। तो ध्यान रखें कि कैपिटल में है के एल एम है। सेकंड पॉइंट लिखें जिस पर लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया, नीट में भी क्वेश्चन आया। सेकंड पॉइंट लिखें इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो, h/2π के पूर्ण गुणज हो, h/2π के पूर्ण गुणज हो। ठीक है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में सर बताएंगे रेखीय गति में चलता है संवेग, और पंखा घूम रहा है, तो ये रेखीय गति है या मतलब सर्कुलर मोशन है? सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति। तो अगर रेखीय गति में जिस तरीके से संवेग होता है, उसी तरीके से वृत्ताकार गति में क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। और कोणीय संवेग होता है हमेशा क्या? mvr। mvr को बोलते हैं कोणीय संवेग। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r उसकी नाभिक से दूरी, रेडियस, इन तीनों का जो गुणनफल होता है उसे बोलते हैं कोणीय संवेग। वो कहता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो, यानी mvr बराबर किसके होगा? nh/2π। mvr बराबर क्या बोलता है? nh/2π। क्या कहना चाह रहा है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है, तो यहां इसका कोणीय संवेग क्या होगा? mvr बराबर nh/2π। mvr भी कोणीय संवेग है, nh/2π भी कोणीय संवेग है। हमें कोणीय संवेग निकालना है। पहली कक्षा का मतलब यहाँ n बराबर क्या लगाएंगे? 1, तो mvr बराबर क्या हो गया? h/2π। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो हमारे पास आंसर आ गया h/2π। आपसे पूछा गया लैब असिस्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो आप n की जगह यहाँ क्या लगा देंगे? 5, तो आपका आंसर क्या हो गया? 5h/2π। यही लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, आया समझ में? तो mvr बराबर nh/2π। लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं, पी कोश में, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा ना नील्स बोर 1 2 3 4 5 की तो बात ही नहीं करता, वो तो KLMNOP की बात करता है। तो KLMNOP यही तो हुआ। कौन सी कक्षा हो गई? छठी। अरे KLMNOP छठी। तो पी कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा।
यही चलेगा ना बेटा, पी कोश का मतलब कौन सा कोश हो गया, छठी कक्षा। तो अपन n बराबर 6 लगाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया MVR बराबर 6h अपॉन आया समझ में। अब आपसे क्या था कि लैब असिस्टेंट में डायरेक्ट पूछ लिया था 5वीं कक्षा में, तो समझ में आ जाना चाहिए यहाँ n बराबर क्या लगाना है 5। तो 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 5h अपॉन 2। आया समझ में। तीसरा पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट, अभी अपन आगे बात करेंगे कि जैसे खूब सारी कक्षाएं होती है, ये पुराने मॉडल से मानते हैं कि नाभिक के चारों ओर काफी सारी कक्षाएं होती है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं अगर इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा होती है 5 जूल। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा होती है 10 जूल। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाता है तो ऊर्जा होती है 15 जूल। और अगर इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगाता है तो ऊर्जा होती है 20 जूल। भाई बोर मॉडल लागू ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी घूम सकता है, यहां भी घूम सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब वो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तब तो वो किसी भी तरह की ऊर्जा का हास नहीं करता। लेकिन आप सबने सुना होगा जैसे ही हम ऊर्जा देते हैं तो सुना होगा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा कक्ष में। एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन को जाने कौन नहीं दे रहा, या नाभिक नहीं जाने दे रहा। नाभिक आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचे हुए, लेकिन जैसे ही हम एनर्जी देते हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा कक्ष। आया समझ में। ये कहता है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा तब तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना चाहता हूं, तो बोलो इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 5 जूल, क्योंकि पहली 5 जूल तो है। 5 जूल और ऊर्जा दे दोगे तो ये यहां आ जाएगा, क्योंकि यहां घूमने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, 10 जूल। ये इलेक्ट्रॉन तभी यहां घूम सकता है जब इसके पास ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 10 जूल। तो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तब तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में रहना नहीं चाहता। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हो तो थोड़ी देर के लिए एक्साइट होकर वह हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन वो वापस इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आता है। आगे अपन पढ़ेंगे दुनिया का हर सिस्टम ये चाहता है कि मेरी एनर्जी मिनिमाइज रहे। जब इलेक्ट्रॉन यहां घूमता है ना तो उसकी एनर्जी मिनिमाइज होती है, और मिनिमाइज एनर्जी होने के कारण ये सबसे ज्यादा यहाँ स्टेबल होता है। यही कारण है कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो वो थोड़ी देर के लिए एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन वापस हाई एनर्जी लेवल से वो वापस किस में आता है, लो एनर्जी लेवल में। तो वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तब तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, लेकिन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैक्स प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत जो मैक्स प्लांक ने दिया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, इस बात को मानने वाला सबसे पहले नील्स बोर है। मैक्स प्लांक ने कहा, बहुत सारे लोगों ने ऐसी उड़ाई कि हम नहीं मानते, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि बंदा सही कह रहा, और उसने उसी चीज की सबसे पहले एप्लीकेशन बनाने का काम किया। और नील्स बोर ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। अब मुझसे पूछा जाए इसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की यहां से यहां जाने में, तो कितनी ऊर्जा अवशोषित की, डेल ई। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 10 जूल, इनिशियल कितना है, 5 जूल। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 5 जूल देनी पड़ेगी। समझ में आया। जब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, ऊर्जा पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर यही आंसर नेगेटिव में आएगा तो एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है।
क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आएगा तो फाइनल कितना हो गया 5 जूल, प्रारंभिक कितना है 10 जूल, तो आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में। तो लिखे तीसरा प्रश्न, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण, तो ऊर्जा का अवशोषण वह उच्च ऊर्जा स्तर से, वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। डेल ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मान लीजिए वो आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में ले जाया गया, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से मुझे 5वीं कक्षा में ले जाना है, तो बताओ कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी। तो आप 5वीं कक्षा की ऊर्जा निकालोगे और किसकी निकालोगे, पहली की, तो E5 माइनस क्या कर दोगे E1, तो आपके पास जो भी ऊर्जा आएगी वो फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी। इसका मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निम्न पहली कक्षा से कहां चला जाएगा, 5वीं में चला जाएगा। तो डेल ई बराबर होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई अंतिम माइनस ई प्रारंभिक। आ रहा है बेटा समझ में, लाला समझ में आ रहा है, लाली तेरे तेरे लाली, ठीक है। अब देखो, तो अभी जो हमने पढ़ा बोर मॉडल, इस पर 2 बातें मेनली निकल के आई जो हमें याद रखनी है। बोर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होगा। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन बनेगा, 4 आपको आयंस देगा अलग अलग तरह के और पूछेगा कि किस पर बोर मॉडल लागू होगा, तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज चार्ट। दूसरा क्वेश्चन इस पर आरपीएससी बना रही है, हमारा अधीनस्थ बोर्ड बना रहा है, MVR बराबर NH/2 पाई पर। वो आपसे कह देगा 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, 4थी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो समझेंगे कोणीय संवेग यानी MVR बराबर NH/2 पाई। तो जो भी वो कक्षा को कहे उसका मान हमको रखते हैं। अब लिखे है बोर मॉडल के अनुप्रयोग, डायग्राम बना रही है। बोलू, चला गया। अब इसकी एप्लीकेशन नंबर 1, बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कर। क्या मतलब, वो ये कहता है कि मान लीजिए ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर आपको पता है खूब सारी कक्षाएं होती है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये है, तो आखिरकार इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है,
समझ में आई बात? नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है। इसी चीज को आप बोल सकते हो परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि अब परमाणु हमारा यहां तक हो गया। इसी चीज को हम बोल सकते हैं परमाणु की त्रिज्या, या इसी चीज को हम यहां बोल सकते हैं नील्स बोर के द्वारा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया? अब ये डेरिवेशन है, हमें डेरिवेशन पे जाना नहीं है क्योंकि हमारा पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। तो वो जो फॉर्मूला निकालता है वो बताता है एनवी कक्षा की नाभिक से दूरी, यानी ये एनवी कक्षा कोई सी भी हो सकती है, डायग्राम में तो मैंने दूसरी दिखा रखी है। तो आखिरकार इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आपका आंसर किस में आएगा? क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था ये परमाणु की त्रिज्या ही था, और कल ही बताया था परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। इसीलिए जो किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ एन क्या है? एन कक्षा है। वो बाकायदा आपसे कहेगा हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। समझ में आई बात? हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका मतलब n बराबर तो मुझे क्या लगाना है? 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। जेड होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना? 1। He+ आयन का परमाणु क्रमांक 2, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो चाहे He+ आयन हो, प्रोटॉन की संख्या में चेंज नहीं आता। आयन जब बनता है तो किसकी संख्या में चेंज आता है? इलेक्ट्रॉन की। तो R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस पर 2011 में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, छोटा सा सीधा सा, न्यूमेरिकल नहीं पूछा, एग्जाम्पल पूछा था। आर और एन में क्या संबंध? तो दिख रहा है आर एन समानुपाती एन स्क्वायर। समझ में आया क्या मतलब है? जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे आकार बढ़ता चलेगा। अगर मान लो n बराबर 1 है तो रेडियस यही रहेगी, n बराबर 2 है तो आकार बढ़ गया, n बराबर 3 है तो आकार बढ़ गया। ये परमाणु का आकार ही तो है, परमाणु की त्रिज्या ही तो है। तो परमाणु की त्रिज्या इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें कितनी कक्षा है, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है तो आकार बड़ा होगा, तो वो क्या कहता है? आर एन समानुपाती एन स्क्वायर। यही आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नील्स बोर के अनुसार जो एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन, वह मुख्य, इसको आगे हम चलकर बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। बोर कक्षा की त्रिज्या आर एन, वह मुख्य क्वांटम संख्या एन में क्या संबंध है? तो आर एन किसके समानुपाती है? एन स्क्वायर। ये बात तब मान के चलते हैं जब जेड क्या हो? कांस्टेंट। क्या मतलब है इस चीज? मुझसे पूछा जाए हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी, पहली कक्षा की त्रिज्या या दूसरी कक्षा की त्रिज्या? बोलो हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है या दूसरी कक्षा में? दूसरी कक्षा। तो हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में आपने जेड कांस्टेंट कर दिया। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा बड़ी या हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी? तो दोनों में जेड बराबर 1 है, 0.529 कांस्टेंट है। तो इस समय आर एन किसके समानुपाती हुआ? एन स्क्वायर। आया समझ? अगर मान लीजिए एन कांस्टेंट हो, तो उस स्थिति में नाभिक की त्रिज्या जेड के इनवर्स होती है। समझना, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु, इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। समझना, हाइड्रोजन परमाणु, ये He+ आयन है। He+ आयन में भी इलेक्ट्रॉन पहली ही कक्षा में। इसका तो जेड 1 है, इसका जेड कितना है? 2 प्रोटॉन है।
समझना। अब इस केस के अंदर n कांस्टेंट है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा और He+ आयन की भी पहली कक्षा, दोनों का n का मान तो कितना है 1। अब ऐसी स्थिति में R इनवर्स किसके होगा, Z के। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है। प्रोटॉन की संख्या 2 है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, ज्यादा अपनी ओर खींचेगा तो आकार बड़ा होगा या आकार कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही तो मतलब निकल कर आया कि जिसका Z ज्यादा होगा उसका R कैसा हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे चलते हैं, इनवर्स। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा? आगे कल बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह की।